Okay, so we are going to start with a new topic today, that is shape of a liquid drop on a solid surface. तो मान लो हमारे पास एक solid surface है like a table. You have a table top. इस टेबल के ऊपर हमने एक लिक्विड को ड्रॉप कर दिया. ओके, तो अब ये लिक्विड जो है ये स्प्रेड होगा या फिर ये लिक्विड स्फेरिकल शेप बनाएगा या इलिप्टिकल शेप बनाएगा. सो इट विल डिपेंड ऑन, मतलब ड्रॉपलेट बनेगा कि स्प्रेड होगा, ये डिपेंड करेगा कि कौन से टाइप की लिक्विड की बात कर रहे हैं, उसका सरफेस टेंशन क्या है. सो यू हैव टू पॉसिबल केसेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम कर क्या रहे हैं. हमारे पास वी हैव अ टेबल सॉलिड सरफेस, मतलब इस सॉलिड सरफेस पे हम एक लिक्विड को पोर कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं. अभी वो लिक्विड स्प्रेड होगा या फिर उसका एक ड्रॉपलेट बनेगा, ये डिपेंड करता है लिक्विड के ऊपर, सरफेस टेंशन के ऊपर. फॉर एग्जांपल, ऑब्वियसली अगर आप वाटर ले रहे हो और वाटर को आपने एक सॉलिड सरफेस के ऊपर ड्रॉप कर दिया, तो इन दैट केस इट विल स्प्रेड. तो वाटर के केस में क्या होता है, इट स्टार्ट्स स्प्रेडिंग. तो फॉर द केस ऑफ वाटर it will spread something like this. So you will get more or less something like this. Let me use a thin pen. तो ऐसा बनेगा वाटर का केस, will be like this. तो वाटर नॉर्मली स्प्रेड्स, वाटर का ड्रॉपलेट नहीं बनता है, इट स्प्रेड्स. और अगर हमने मर्क्यूरी लिया, इन केस ऑफ मर्क्यूरी इट मेक्स अ ड्रॉपलेट. तो मर्क्यूरी के केस में एक ड्रॉपलेट बनता है. So for the case of mercury, you get a droplet, something like this. This is the case of mercury, which makes a droplet instead of spreading. Okay, so what I will do is I will just use normal pen to show, just to avoid confusion. So water के case में water will spread something like this. वाटर ऐसा स्प्रेड हो जाएगा. और मर्क्यूरी के केस में मर्क्यूरी मेक्स अ ड्रॉपलेट. तो फॉर केस ऑफ मर्क्यूरी यू विल हैव इलिप्सॉइड ओवर हियर, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ बनेगा. सो लेट मी यूज दिस वन, दैट इज गुड. ओके, तो नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन दिस कि ऐसा क्यों हो रहा है. फॉर द केस ऑफ मर्क्यूरी, व्हाई डू यू गेट अ ड्रॉप ऑफ एलिप्सॉइड शेप, एंड फॉर द केस ऑफ वाटर, वाटर स्प्रेड क्यों होता है, हमको ये एक्सप्लेन करना है, ये समझना है. तो सबसे पहले यू नीड टू कंसिडर 3 टाइप्स ऑफ सरफेस टेंशन फोर्सेस. ओके, तो यहाँ पे 3 सरफेस टेंशन प्राइमरीली एक्ट करेंगे. जस्ट अ वर्ड ऑफ क्वेश्चन, या तो आप बोलो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन या आप बोलो सरफेस टेंशन, बात एक ही है. सो देयर आर फर्स्ट ऑफ ऑल 3 सरफेस टेंशंस व्हिच आर कमिंग इनटू पिक्चर. अब बिफोर आई मेंशन कि कौन से 3 सरफेस टेंशन है, यहाँ पे कौन से 3 मटेरियल है उसकी बात करनी पड़ेगी. तो दिस इज सॉलिड, ऑब्वियसली एज यू नो, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, और बाहर एयर है, बाहर एयर है. So there will be 3 surface tension. Surface tension T1. This surface tension T1 is between liquid and solid. Surface tension between liquid and solid surface. Then you have surface tension T2, which is air and solid. Surface tension between air and solid. And then you have T3, which is surface tension between air and liquid. Air and liquid. Okay. So as you know, surface tension is always tangent. ये important है. As you know, surface tension is always tangent. तो यहाँ पे T1 between solid and liquid. Solid liquid कहाँ पे है? As you can see, ये liquid, ये solid. तो liquid और solid में liquid contact कहाँ पे कर रहा है? Liquid का contact कहाँ पे है? You need to understand कि liquid is in contact over here. यहाँ पे लिक्विड टच कर रहा है सॉलिड को. तो इसको टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इसका टेंजेंट जाएगा, इसका टेंजेंट आएगा ओवर हियर इन दिस डायरेक्शन.
तो ये आ गया आपका फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड। सिमिलरली एयर एंड सॉलिड। अब एयर कहाँ पे है, तो एयर इज एवरीवेयर अबव द सॉलिड सरफेस। मतलब एयर यहाँ पे हर जगह पे एयर है, यहाँ पे भी एयर है, सो एयर इज हियर। तो एयर और सॉलिड का कांटेक्ट कहाँ पे हो रहा है, तो एयर और सॉलिड का कांटेक्ट कहाँ हो रहा है, एयर एंड सॉलिड का कांटेक्ट यहाँ पे हो रहा है। एयर क्या है, फ्लूइड है। हम लोग क्या करते हैं, सरफेस टेंशन का डायरेक्शन निकालने के लिए टेंजेंट ड्रॉ करते हैं फ्लूइड को, कहाँ पे, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जहां पे एयर और सॉलिड का कांटेक्ट हो रहा है वहां पे यू हैव टू ड्रॉ टेंजेंट। तो ये आ गया आपका T2, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन या सरफेस टेंशन बिटवीन एयर एंड सॉलिड। तीसरा है लिक्विड एयर। लिक्विड एयर, एयर यहाँ पे और लिक्विड ये है, और एयर और लिक्विड का कांटेक्ट कहाँ कहाँ पे हो रहा है, एयर और लिक्विड का कांटेक्ट यहाँ पे हो रहा है बेसिकली। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी हो रहा है थ्रू आउट दिस फ्री सरफेस, बट हम टेंजेंट कहाँ ड्रॉ करते हैं, हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो बेसिकली यू विल हैव अनदर surface tension, this is that surface tension T3, ये है T3, okay, so this is T3. Now as you know, angle of contact measure कैसे किया जाता है, angle of contact is you have to understand this, angle of contact is the angle between tangent and solid inside the liquid. तो ये angle of contact theta हो गया, okay. तो what we are doing, what we want to do, that is important. हमको करना क्या है, यहाँ पे हम लोगों को ये बताना है कि अगर हमने एक लिक्विड एक सॉलिड सरफेस पे ड्रॉप कर दिया, मतलब उसको गिरा दिया, तो वो स्प्रेड होगा कि उसका ड्रॉपलेट बनेगा, ये हमको बताना है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स, विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, राइट। तो यू शुड नो कि जब हम एक टेबल पे एक लिक्विड को गिरा रहे हैं, वी आर पोरिंग अ लिक्विड, तो तीन मटेरियल्स है, सॉलिड, लिक्विड और सराउंडिंग एयर। तो अब तक हमने सरफेस टेंशन में हम सिर्फ बात कर रहे थे लिक्विड सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड सॉलिड की, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एयर इज आल्सो अ फ्लूइड। तो यहाँ पे तीन अलग अलग सब्सटेंसेस कांटेक्ट में आ रहे हैं, उसमें से दो फ्लूइड है, लिक्विड फ्लूइड है और एयर फ्लूइड है। तो लिक्विड सॉलिड, एयर सॉलिड और एयर लिक्विड, इन तीनों के तीनों सरफेसेस पे सरफेस टेंशन होगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि T1 हमने क्या लिया है, इट इज सरफेस टेंशन एट लिक्विड सॉलिड सरफेस। तो सरफेस टेंशन का डायरेक्शन क्या होता है, टेंजेंट। तो लिक्विड और सॉलिड का कांटेक्ट जहां पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया T1। फिर एयर सॉलिड के लिए हमने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया यहाँ पे T2, एंड देन यू हैव एयर लिक्विड, यू हैव ड्रॉन टेंजेंट हियर T3। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन सा वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली इन केस ऑफ मर्क्यूरी के केस में मोर और लेस सेम चीजें है, सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा आपका सरफेस टेंशन T1, ओके, हियर यू विल गेट सरफेस टेंशन T2, and then you will have over here surface tension T3, okay. So this is T3, here you have T2, and here you have T1, and this is angle of contact theta. अब अगर आपको 11th का बेसिक्स पता है, इफ यू रिमेंबर बेसिक्स ऑफ 11th, जो पता होना चाहिए, projection of vectors, if you remember projection of vectors, तो आपको समझेगा what I am trying to say। अगर हमारे पास एक वेक्टर है a बार, दूसरा वेक्टर है b बार, दोनों में एंगल है थीटा, तो a का शैडो कितना बनता है b पे, उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। सो दिस पर्टिकुलर इज द शैडो of a bar on b bar, and you should know that it is a cos theta, okay. So projection of a bar on b bar is a cos theta, that is very important। तो projection पता होना चाहिए। projection मतलब shadow of a vector on another vector is a cos theta। ये कैसा है वो बता देता हूँ।
मान लेते हैं हम लोग कि ये x था, तो cos थीटा बाय डेफिनेशन इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो x इक्वल टू a cos थीटा, और hence you have this side as a cos theta. So projection of a bar on b bar is a cos theta, where theta is angle between a and b. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? Because again of course you need to understand कि यहाँ पे जब आप T3 का प्रोजेक्शन देखोगे on the horizontal, so when you look at the projection of T3 vector on the horizontal, then you will have this will be equal to T3 cos theta. Similarly, अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हो नीचे के केस में, मर्क्यूरी के केस में, तो ये एंगल है 180 माइनस थीटा, क्योंकि दिस एंगल इज थीटा और टोटल एंगल इज 180, तो ये जो एंगल है इतना यहाँ पे, दिस पर्टिकुलर एंगल आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा, ये एंगल 180 माइनस थीटा है। तो व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब अगर मैं प्रोजेक्शन देख रहा हूँ T3 का अलोंग द हॉरिजॉन्टल, मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस, मतलब ये प्रोजेक्शन हो गया। So this is projection shadow of component of T3 along T2, तो ये आ जाएगा T3 cos of 180 minus theta, but cos of 180 minus theta is minus cos theta as you already know, तो ये आ जाएगा minus T3 cos theta. Since cos of 180 minus theta is minus cos theta from basic trigonometry, okay, तो इन एनी केस आप अगर ऊपर का केस लेते हो या आप अगर नीचे का केस लेते हो, तो इन बोथ केसेस व्हाट आई कैन राइट इज, अब इफ आई टेक द केस ऑफ वाटर, व्हाट आई सी इज T3 cos थीटा और T1 ये सेम डायरेक्शन में है और उसको अपोजिट डायरेक्शन में है T2, तो मैं लिख सकता हूँ दैट T2 इज इक्वल टू T3 cos थीटा प्लस T1, राइट? ओके, तो विच मीन्स मैं इसको दूसरे पेज पे ही लेके जाता हूँ, बिकॉज देन आई कैन डू मैथमेटिक्स प्रॉपरली. सो गुड. So which means I can write this as T2 minus T1 equal to T3 cos theta, which means I can write down cos theta is equal to T2 minus T1 by T3, equation number 1. सिमिलरली दूसरे केस में से भी सेम फॉर्मूला बनेगा. इसका मतलब आप दोनों में से कोई भी एक केस लोगे तो चलता है, जरूरी नहीं है कि आपको दोनों केसेस एक्सप्लेन करने हैं. तो बेसिकली इफ आई टेक दिस, तो व्हाट आई सी हियर इज T2 माइनस T3 cos थीटा इज इक्वल टू T1, क्योंकि ये माइनस T3 cos थीटा और T2 सेम डायरेक्शन में है, T1 अपोजिट डायरेक्शन में है. तो मैं इसको लिख सकता हूँ T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 cos थीटा. मतलब I can write down cos theta is equal to T2 minus T1 upon T3. तो देखो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 मतलब दोनों सेम इक्वेशन है, दे आर सेम. मतलब केस कोई भी हो, be it water on a solid surface, be it mercury on a solid surface, formula is still the same. अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इस फॉर्मूला में से समझ लो कि हमारे पास डायग्राम्स नहीं है, वी डोंट हैव डायग्राम्स. हमारे पास ये T1 वेक्टर, T2 वेक्टर, T3 वेक्टर नहीं है. तो कैन वी फेच आउट, क्या हम इस मैथमेटिकल फॉर्मूला से फिजिक्स बता सकते हैं? क्या मैं बता सकता हूँ कि cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी? क्या मैं बता सकता हूँ एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होगा कि ऑप्टिक्स होगा कि जीरो होगा? क्या हम बता सकते हैं कि कौन सी टाइप की लिक्विड की बात चल रही है? सो डेफिनेटली यस. तो यू हैव टू कंसीडर फॉलोइंग केसेस. केस नंबर 1 देखो डिपेंड करता है, इफ अगर T2 ग्रेटर देन T1 है, मतलब T2 क्या था, मैं वो यहाँ पे आपके लिए वापस लिख देता हूँ. T2 था सरफेस टेंशन बिटवीन एयर एंड सॉलिड. अगर ये लिक्विड सॉलिड से ज्यादा है, इफ T2 इज ग्रेटर देन T1, मतलब न्यूमरेटर पॉजिटिव. क्या है न्यूमरेटर? T2 माइनस T1.
T2 minus T1 is numerator और T2 greater than T1 मतलब numerator positive. Okay, and if you have T2 minus T1 less than T3, तो पहली कंडीशन की न्यूमरेटर पॉजिटिव मतलब T2 ग्रेटर देन T1. दूसरा कंडीशन कि T2 माइनस T1 ये T3 से कम है. T3 से कम है मतलब T2 minus T1 by T3 is less than 1. But T2 minus T1 upon T3 तो cos थीटा था, therefore cos थीटा less than 1. But positive, इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू 0 से ज्यादा और 1 से कम होगी. मतलब क्या होता है इसका मतलब थीटा एक्यूट होगा. क्यों? क्योंकि आपको पता है cos थीटा की वैल्यू 0 से ज्यादा और 1 से लेस. ये 0 to 90 डिग्री में ही होता है. cos 0 is 1. फिर cos of 30 is √3 by 2. cos of 45 is 1 by √2. cos of 60 is 1 by 2. cos of 90 is 0. तो एक्यूट एंगल आ गया. तो अंडर दिस कंडीशन अगर एंगल एक्यूट आ रहा है मतलब एंगल अगर लेस देन 90 आ रहा है तो डेफिनेटली द लिक्विड इज ऑफ टाइप ऑफ लाइक केरोसिन. इट वेट्स अ सॉलिड पार्शियली. ऐसा केस है. ओके, केस नंबर 2. केस नंबर 2. So just a minute, I need more pages. केस नंबर 2. केस 2 में क्या करेंगे? मान लो हमारे पास अब ऐसा है कि T2 लेस देन T1 है. T2 लेस देन T1 मतलब न्यूमरेटर जो था आपका T2 माइनस T1 ये नेगेटिव आ गया. ओके, ये नेगेटिव आ गया. बट यू हैव T1 minus T2 less than T3. What I am trying to say, numerator T2 minus T1 नेगेटिव है क्योंकि T2 is less than T1. बट ठीक ये नहीं समझेगा आपको तो मैं मैग्नीट्यूड डाल देता हूँ. So but mod of T2 minus T1 is less than T3. And obviously आपको पता होना चाहिए what is mod. mod का मतलब पता होना चाहिए. mod मतलब वैल्यू नेगेटिव आई थी लेकिन मैं मेरे कन्वीनियंस के लिए उसको पॉजिटिव ले रहा हूँ. So I have this value T2 minus T1 as negative, but only for my own convenience I am taking it positive. So therefore T2 minus T1 का mod by T3 is less than 1, or you can say T1 minus T2 by T3 is less than 1 with a negative value आएगी. So in any case, what you have to understand here is आपको समझना यहाँ पे ये है कि यहाँ पे what is going to happen is यहाँ पे आपको मिलने वाला है cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव. cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव मतलब cos की वैल्यू 0 से कम होगी और -1 से ज्यादा होगी. क्योंकि cos की वैल्यू रेंज ऑफ cos ये आपका बेसिक मैथमेटिक्स में होना चाहिए. रेंज ऑफ cos क्या होता है बताना चाहिए. रेंज ऑफ cos इज 0 -1 to +1. तो यहाँ पे आपका -1 से 0 के बीच में आ गया. पिछले केस में 0 से +1 के बीच में आया था. और अगर आपको cos का टेबल अच्छे से याद है तो थीटा यहाँ पे होगा ऑब्ट्यूस. क्योंकि cos की वैल्यू नेगेटिव इट कम्स ओनली फॉर एंगल बिटवीन 90 and 180. ऑब्ट्यूस मतलब ये हो गया मर्क्यूरी टाइप का लिक्विड. ओके, तीसरा केस T2 minus T1 equal to T3. तो T2 minus T1 equal to T3 है तो T2 minus T1 by T3 ये 1 है. मतलब cos थीटा की वैल्यू 1 है क्योंकि cos थीटा was this T2 minus T1 by T3. cos थीटा की वैल्यू 1 कब आती है? 0 डिग्री पे. 0 डिग्री मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 मतलब ये वाटर का केस हो गया. चौथा केस T2 minus T1 is greater than T3 मतलब T2 minus T1 greater than T3 मतलब T2 minus T1 upon T3 greater than 1 मतलब cos थीटा greater than 1. ऐसा होता ही नहीं है. इम्पॉसिबल केस है ये. क्यों नहीं होता? cos की वैल्यू 1 से कभी बड़ी नहीं होती इसके लिए. It cannot happen. So this is hypothetical case. It is not possible. Okay, right? तो ये पता होना चाहिए. तो what I'll do is मैं वापस रिपीट करूंगा, थोड़ा स्लोली जाऊंगा. अब हमको क्या करना है टॉपिक में पहले ये डिफाइन कर लेंगे
फिर उसको कैसे करेंगे, विल सी दिस. सो तो अल्टीमेटली whole idea was this. अभी आइडिया ये है, एक सॉलिड सरफेस है, सॉलिड सरफेस पे हम लिक्विड को ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब पोर कर रहे हैं. तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच बाय रिमूविंग एवरीथिंग दैट आई हैव ओवर हियर. वी हैव अ सॉलिड सरफेस. सॉलिड सरफेस पे मैंने एक लिक्विड लिया, लिक्विड को वहां पे ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया. तो अब वो जो लिक्विड हमने वहां पे पोर किया है, उसका शेप क्या बनेगा, वो स्प्रेड हो जाएगा या उसका ड्रॉप बनेगा. ड्रॉप बनेगा तो ड्रॉप का शेप क्या होगा, विल इट बी एलिप्सॉइड और नॉट, विल इट बी हेमिस्फेरिकल. तो शेप क्या बनेगा हमको ये देखना है. तो शेप क्या बनेगा ये डिपेंड करता है फोर्सेस कौन कौन से है. तो अगर मैं लिक्विड लेता हूं लाइक वाटर, सो इफ आई टेक केस ऑफ वाटर, वाटर के केस में यू हैव समथिंग लाइक दिस. इट इज नॉट हेमिस्फीयर बट ये हाफ एलिप्सॉइड बोल सकते हो आप. ये लिक्विड वाटर है, यहाँ पे बाहर इसके एयर है. तो तीन अलग अलग सब्सटेंसेस का कांटेक्ट है, एक सॉलिड लिक्विड का, एक लिक्विड एयर का, एक सॉलिड एयर का. तो तीन सरफेस टेंशन की बात होगी. क्यों तीन, क्योंकि तीनों में देखो क्या है, लिक्विड सॉलिड, जहां जहां फ्लूइड आता है वहां वहां सरफेस टेंशन की बात होती है. तो लिक्विड सॉलिड में लिक्विड फ्लूइड है, एयर सॉलिड में एयर फ्लूइड है, एयर लिक्विड में दोनों ही फ्लूइड है. तो जहां जहां फ्लूइड का, जहां जहां फ्लूइड होगा वहां वहां सरफेस टेंशन होगा, ये पता होना चाहिए. तो यहाँ पे तीन सरफेस टेंशन होंगे लिक्विड सॉलिड में. और आपको पता है सरफेस टेंशन इज ऑलवेज टेंजेंट. तो लिक्विड सॉलिड का कांटेक्ट जहां पे हो रहा है वहां टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, मतलब आई विल ड्रॉ टेंजेंट ओवर हियर, लेट अस से. तो ये आपका आ गया सरफेस टेंशन T1 बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड. ओके, देन एयर सॉलिड, आई विल ड्रॉ अ टेंजेंट. अभी ये है आपका, यहाँ पे यू हैव दिस एज द कांटेक्ट ऑफ एयर एंड सॉलिड. So you will have more or less over here T2. Just not to get confused, मैं सिर्फ कलर चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे so that you understand. ब्लू कलर वेक्टर मैं अभी यूज कर रहा हूँ to show. I am just showing blue color vector. Blue color vector will represent T1. It will represent surface tension between liquid and solid. Just a minute. I don't know, something is wrong over here. पता नहीं क्या हो रहा है, but anyways, ठीक है. Now it is okay. So you have this as T1, surface tension between liquid solid. You have this as T2, surface tension between solid air. फिर लिक्विड एयर का कांटेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है. तो यहाँ पे एक हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. नाउ सम पीपल आस्क कि यहीं पे क्यों टेंजेंट ड्रॉ करना है, व्हाई कांट आई ड्रॉ इट ओवर हियर. यहाँ भी कर सकते हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस. ओके, कर सकते हो. यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा उसके लिए बेसिक थ्योरी पढ़ो. व्हाट आई टोल्ड यू, यू ऑलवेज हैव टू ड्रॉ टेंजेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो यहाँ से आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो. So this is tangent and this will be T3. Now this angle is theta, sub angle of contact. अब हमको देखना है कि T3 का प्रोजेक्शन, मतलब T3 का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ T1. So T3 का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ T1 मतलब शैडो देखना है हमको. तो शैडो, you have to see shadow over here. So you will have like this. So you have projection of
projection of T3, which is T3 cos theta. So what you have is T3 cos theta plus T1 equal to T2, and therefore you will have here T2 minus T1 equal to T3 cos theta. Therefore you will have cos theta is equal to T2 minus T1 by T3. ये हो गया केस ऑफ वाटर. सिमिलरली आपके पास मर्क्यूरी का केस हो सकता था, बिकॉज यू हैव, I mean, instead of saying water, I can say this is something like kerosene, या फिर impure water. So this is a case of liquid which partially wets a solid. तो ये केरोसिन का केस हो गया, या फिर impure water का केस हो गया. ये आ गया मर्क्यूरी का केस. मर्क्यूरी के केस में सिर्फ इतना ही है कि ये जो एंगल बनता है, this angle over here is 180 minus theta. So you will write T3 cos of 180 minus theta. T3 cos of 180 minus theta plus T2, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है और T1 अपोजिट डायरेक्शन में है. तो यू विल हैव माइनस T3 cos of theta, क्योंकि cos of 180 minus theta is minus cos theta, plus T2 equal to T1. तो you have to write this. Okay, so therefore आप इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर लो, तो you will again have cos theta is equal to T2 minus T1 upon T3. अब तीन केसेस होते हैं. एक, अल्टीमेटली हमारा टास्क क्या था? हमारा टास्क ये था कि शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप क्या होगा, लिक्विड स्प्रेड होगा कि नहीं, ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये डिसाइड कर रहा है एंगल ऑफ कांटेक्ट. तो मैं थीटा की वैल्यू से बता सकता हूँ, वी कैन टेल फ्रॉम द वैल्यू ऑफ थीटा कि इलिप्सॉइड बनेगा कि नहीं. अगर थीटा ऑब्ट्यूस आता है, मतलब 90 से 180 के बीच में आता है, तो डेफिनेटली यू विल हैव अ ड्रॉप इलिप्सॉइड शेप. ओके, तो सबसे पहले केस नंबर 1, इफ T2 इज ग्रेटर देन T1, मतलब न्यूमरेटर जो T2 माइनस T1 है ये पॉजिटिव है. एडिशनल कंडीशन क्या है आपके पास कि T2 माइनस T1 ये लेस देन T3 है, मतलब T2 माइनस T1 अपॉन T3 ये लेस देन 1 है, मतलब cos थीटा लेस देन 1 है बट पॉजिटिव. सो cos थीटा इज लेस देन 1 बट पॉजिटिव. इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू 0 से लेके तो 1 तक. ये कब होता है? थीटा एक्यूट के लिए. सो थीटा विल बी एक्यूट, मतलब थीटा विल बी लेस देन 90, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड like kerosene. So it will spread. Kerosene kind of liquid will make this kind of shape. Okay, ये spread होगा basically. Okay, case number 2. T2 less than T1, मतलब न्यूमरेटर जो है आपके पास T2 माइनस T1 ये नेगेटिव है, और न्यूमरेटर ये लेस देन डिनोमिनेटर है क्या? मतलब बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज लेस देन डिनोमिनेटर का मतलब ये आपको पता होना चाहिए, which means T2 minus T1 upon T3 is negative. Okay, it is negative overall, but it is between -1, but in between -1 to 0. या फिर between 0 and -1. क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है और ऊपर से डिनोमिनेटर से मैग्नीट्यूड में छोटा है, तो मैग्नीट्यूड में छोटा है मतलब क्या? यू कैन राइट द सेम थिंग एज इन टू डिफरेंट वेज. आप बोल सकते हो मॉड ऑफ T2 माइनस T1 इज लेस देन T3, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि T1 माइनस T2 इज लेस देन T3, मतलब आप बोल सकते हो कि T1 माइनस T2 by T3 is less than 1, but T1 minus T2 by T3 is minus cos theta, which is less than 1. मतलब cos theta of course is between 0 and -1. तो आप ऐसा बोल सकते हो. तो in any case you can write this. Therefore you have cos theta between 0 and -1. मतलब cos theta नेगेटिव है, therefore cos theta is negative. cos theta नेगेटिव कब होता है? जब थीटा ऑब्ट्यूस होता है. थीटा ऑब्ट्यूस मतलब 90 to 180, मतलब दिस इज अ लिक्विड ऑफ द टाइप मर्क्यूरी.
मतलब शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप ऐसा बनने वाला है, इलिप्सॉइड। देन तीसरा केस था हमारे पास T2 minus T1 equal to T3। इसका मतलब T2 minus T1 by T3 this is equal to 1, मतलब cos theta 1, cos theta 1 मतलब theta equal to 0, मतलब this is a case of water, angle of contact 0, water completely spread हो जाता है। So if you see water will completely spread, तो वाटर के केस में क्या होगा, वाटर के केस में इट विल कंप्लीटली स्प्रेड है, ऐसा हो जाएगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 हो जाएगा। और ऐसा ही होता है, पानी गिरने के बाद क्या होता है, सॉलिड सरफेस स्प्रेड होता है ना, तो दिस इज व्हाट इट इज। तो इन सच केसेस angle of contact turn out to be 0. Next is case number 4. So in case number 4, what you can say is T2 minus T1 greater than T3, मतलब T2 minus T1 upon T3 greater than 1, मतलब cos theta greater than 1, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है, तो ये impossible है, it is not possible to have this condition। So very simple and interesting case, I just want you to imagine, क्योंकि imagination अगर रखोगे तो ही फिजिक्स समझेगा, harsh and bitter truth, अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो फिजिक्स समझना मुश्किल हो जाता है। सो इट इज क्वाइट सिंपल। तो हमारा टास्क सिर्फ इतना था कि लिक्विड अगर मैंने एक सॉलिड के ऊपर पोर कर दिया, गिरा दिया, तो व्हाट विल बी इट्स शेप, विल इट फॉर्म ड्रॉप और इट विल स्प्रेड। सो इफ इट फॉर्म्स ड्रॉप, व्हाट शेप ऑफ ड्रॉप डू वी गेट, इलिप्सॉइड मिलता है कि हाफ इलिप्स मिलता है या फिर स्प्रेड होता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन T1 T2 T3 एज ऑलरेडी शोन। सिंपल है एंड ज्यादा इसमें थियरी है नहीं, तो लिखना क्या है, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड इज ड्रॉप्ड ऑन द लिक्विड ऑन द सॉलिड सरफेस, द लिक्विड विल ईदर स्प्रेड और फॉर्म ड्रॉपलेट। सो व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड is dropped on a solid surface, it will either spread or it will form a droplet. That depends on surface tension and also angle of contact. Here we also have to consider surface tension between air solid, air liquid and liquid solid. So we have to take into account 3 surface tension. फिर बाकी तो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स ही चलता रहेगा यहाँ पे। Okay, so I will put all this in proper theoretical format in type notes and also here, and then you can refer to this. तो यहाँ पे कुछ ज्यादा है नहीं, just a paragraph we have to write. Okay, so I will add those things in the notes. Important is to understand these cases. T2 मतलब tension between solid air if it is greater than liquid solid. Okay, मतलब ये दो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का रिजल्टेंट कौन से डायरेक्शन में है, अगर T2 ग्रेटर देन T1 है मतलब रिजल्टेंट विल बी हियर, सो T2 minus T1 will be in the direction of T2 because T2 is greater than T1. Okay, so this is how you need to explain. So we are done with this topic, easy है, and अगला टॉपिक इससे भी easy है, but it is purely theoretical, so I will go a little slow now. Now, अब तक हम what we have been doing, अब तक हम बोल रहे हैं कि 3 टाइप के लिक्विड है। एक है लिक्विड ऑफ द टाइप लाइक केरोसिन which partially wets a solid, मतलब जो एक सॉलिड को partially wet करता है। Okay, then we said we have a liquid of the type mercury जो बिल्कुल वेट नहीं करता, इट डज नॉट स्टिक टू अ सॉलिड, वो सॉलिड पे चिपकता ही नहीं है। और केरोसिन टाइप के लिक्विड के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है लेस देन 90 एक्यूट, मर्क्यूरी टाइप के लिए होता है ग्रेटर देन 90 ऑब्ट्यूज, और वाटर के केस में वो कंप्लीटली स्टिक हो जाता है, वाटर कंप्लीटली वेट्स अ सॉलिड, कंप्लीटली वेट्स अ सॉलिड। ओके, तो for those type of liquids like water, theta is 0. Okay, लेकिन ये जो वैल्यूज हम बात करते हैं, थीटा इक्वल टू 0, थीटा एक्यूट, थीटा ऑब्ट्यूज, मर्क्यूरी के केस में
अराउंड 140 डिग्री या 135 डिग्री का एंगल ऑफ कांटेक्ट आता है, तो क्या ये एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी या फिर ये किसी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो नाउ वी हैव टू सी व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो सबसे पहली चीज, एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड किस पे करता है? सो एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन कांटेक्ट। तो इट डिपेंड्स ऑन नेचर। नेचर मतलब सॉलिड ग्लास है क्या, लिक्विड वाटर है क्या? अगर सॉलिड ग्लास है, क्लीन ग्लास है विदाउट डस्ट, और वाटर प्योर वाटर है विदाउट इम्प्योरिटी, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इज 0। ओके, राइट? लिक्विड केरोसिन है क्या और सॉलिड ग्लास है क्या, क्लीन ग्लास, तो फिर इट इज 26 डिग्री एंगल ऑफ कांटेक्ट, एक्यूट। ओके, if you have mercury, pure mercury and clean glass 140, तो सबसे पहले एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन कांटेक्ट। तो आपने जैसे ही सॉलिड, जैसे ग्लास है, ग्लास की जगह पे आपने स्टील यूज कर दिया, when I say glass, do not confuse with स्टील का ग्लास जो घर में पानी पीने के लिए यूज करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ग्लास मतलब सिलिकेट बोल रहा हूँ मैं। तो आपके घर में 2 ग्लास हो गए, एक कांच का ग्लास, एक स्टील का ग्लास। तो मैं कांच के ग्लास की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सो इफ आई यूज क्लीन ग्लास, मतलब क्लीन कांच का ग्लास, उसमें मैंने प्योर वाटर भर दिया तो 0 डिग्री एंगल ऑफ कांटेक्ट। उसमें मैंने मर्क्यूरी भर दिया तो 140 डिग्री एंगल ऑफ कांटेक्ट। अगर आपने कांच के ग्लास की जगह पे स्टील का ग्लास यूज किया तो एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू चेंज होगी। सो एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इन कांटेक्ट। दिस इज फर्स्ट। दूसरा है इम्प्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल, आगे हम देखेंगे ही, डिटेल में देखेंगे, बट मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कपड़े धोते हो, ओके, तो डिटर्जेंट क्यों डालना पड़ता है? डिटर्जेंट इसलिए डालना पड़ता है क्योंकि वाटर का सरफेस टेंशन आपको कम करना है। इसका मतलब आपने वाटर में इम्प्योरिटी डाला है ना, वाटर के अंदर 1 चम्मच डिटर्जेंट डाला ना, क्यों उल्टा किया? 1 किलो डिटर्जेंट में 1 चम्मच वाटर डाला, ऐसा तो नहीं करते। तो हमने बहुत सारे पानी में थोड़ा सा अदर देन वाटर, मतलब इम्प्योरिटी मिक्स किया। तो वो इम्प्योरिटी मिक्स करने की वजह से एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज होता है, मतलब सरफेस टेंशन चेंज होता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स एंगल ऑफ कांटेक्ट को अफेक्ट कर सकते हैं? एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात कर रहा हूं। तो एक, सॉलिड एंड लिक्विड कौन कौन सा कांटेक्ट में है। दूसरा, लिक्विड में इम्प्योरिटी है कि नहीं। तो अगर मैंने प्योर वाटर लिया और मैंने इम्प्योर वाटर लिया तो दोनों केसेस में एंगल ऑफ कांटेक्ट विल बी डिफरेंट। मैंने प्योर मर्क्यूरी लिया और इम्प्योर लिया तो विल बी डिफरेंट। मैंने प्योर केरोसिन लिया तो 26 डिग्री एंगल ऑफ कांटेक्ट, मैंने इम्प्योर लिया तो चेंज होगा डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इम्प्योरिटी। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन इम्प्योरिटी इन द लिक्विड आल्सो। टेम्परेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है। अगर आपने टेम्परेचर लिक्विड का बढ़ाया तो सरफेस टेंशन कम होता है, मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट कम होता है, इन शॉर्ट। ओके, so any increase in the temperature of liquid decreases angle of contact. So these are the 3 factors which affect angle of contact. Increase in temperature will decrease angle of contact. Okay, मतलब मान लो कि रूम टेम्परेचर पे केरोसिन और ग्लास का 26 डिग्री है। अब मैंने 40 डिग्री पे रख दिया, 50 डिग्री पे रख दिया मैंने, सेम केरोसिन सेम क्लीन ग्लास में, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। सो एनी इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेस एंगल ऑफ कांटेक्ट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो फॉर अ गिवन सॉलिड लिक्विड सरफेस, मतलब फॉर एग्जांपल फॉर केरोसिन एंड क्लीन ग्लास, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज तो एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कम होगा। तो 3 ही फैक्टर है। Only these 3 factors affect
एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ओनली 3 फैक्टर्स। बहुत सिंपल सा है, एग्जाम में आया तो एक्सप्लेन करना है। नंबर 1, नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड will decide angle of contact. Number 2, impurity present in the liquid will change angle of contact. Number 3, increase in temperature of the liquid will lead to decrease in angle of contact. Now हमको ये देखना है कि सरफेस टेंशन, क्या सरफेस टेंशन भी चेंज होता है? अभी एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज हुआ तो सरफेस टेंशन डेफिनेटली चेंज होगा, और मोर और लेस सेम वे में चेंज होगा। मतलब अगर टेम्परेचर के साथ एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज हुआ तो सरफेस टेंशन भी डिक्रीज होगा। सो लेट अस सी व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट surface tension of liquid. So which are the factors that can affect surface tension? Same, effect of impurities. मैं example देता हूँ, this is best example that you can have. पानी लो और उस पानी में आप soluble substance like sugar या salt डालो, तो जैसे आप शुगर ऐड करते जाओगे तो यू विल सी कि थोड़ा गाढ़ा हो रहा है, थिक हो रहा है वो लिक्विड, मतलब सरफेस टेंशन बढ़ रहा है। तो व्हेन यू ऐड सोल्यूबल सब्सटेंसेस सच एज शुगर, सच एज सॉल्ट, ओके, ये कंप्लीटली सोल्यूबल होता है इन वाटर, द सरफेस टेंशन इंक्रीजेस। तो इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी ऑन सरफेस टेंशन में पहला, 3 टाइप के इम्प्योरिटी की बात कर सकते हो आप। सो लेट मी जस्ट पुल दिस फ्रॉम हियर, आई पुट इट ऑन अनदर पेज। तो 3 टाइप के इम्प्योरिटी की बात कर सकते हो आप। एक इम्प्योरिटी लाइक शुगर और सॉल्ट विच आर कंप्लीटली सोल्यूबल। तो अगर आप वाटर में शुगर या सॉल्ट ऐड कर रहे हो, उसको कंप्लीटली डिसॉल्व कर रहे हो, तो सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा, सरफेस टेंशन विल इंक्रीज इन दैट केस। ओके, अगर आप स्पेरिंगली सोल्यूबल सब्सटेंस लेते हो, स्पेरिंगली सोल्यूबल मतलब लाइक डिटर्जेंट, मतलब या तो वो पूरी तरह डिसॉल्व नहीं होगा। कभी कभी आप कपड़े धोते हुए आप नोटिस करोगे वॉशिंग मशीन में भी कि हर जगह पे कहीं कहीं पार्टिकल्स ऑफ डिटर्जेंट रह जाते हैं, वो अच्छे से मिक्स नहीं होता। तो स्पेरिंगली सोल्यूबल मतलब एन इम्प्योरिटी विच इज नॉट कंप्लीटली डिसॉल्वेबल, जो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है, या फिर वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? तो इफ आई टेक वाटर, लेट मी टेक वाटर फर्स्ट। ये वाटर ले लिया मैंने, मान लो दिस इज वाटर, दिस इज वाटर। अब वाटर में अगर मैं शुगर मिक्स करूंगा, शुगर कंप्लीटली डिसॉल्व होता है, सॉल्ट कंप्लीटली डिसॉल्व होता है, तो यू विल नॉट सी, आई मीन व्हाट यू विल नोटिस इज कि हर जगह पे डेंसिटी सेम है। ओके, बट अगर मैं डिटर्जेंट लेता हूँ तो डिटर्जेंट में यूनिफॉर्मली डिसॉल्व नहीं होता, तो कहीं पे ऐसे पार्टिकल्स रह भी जाते हैं, या फिर डेंसिटी हर जगह पे सेम नहीं होगा, उसको बोलते हैं स्पेरिंगली सोल्यूबल, पार्शियली सोल्यूबल बोल सकते हो आप। ओके, तो जब आप स्पेरिंगली सोल्यूबल सब्सटेंसेस को मिक्स करते हो वाटर के साथ, तो इस केस में सरफेस टेंशन कम होता है। पहले केस में फॉर impurities like salt and sugar, surface tension was increasing, but for sparingly soluble substances like detergent, surface tension is decreasing। और इसीलिए वॉशिंग मशीन में आप कपड़े अच्छे से धो पाते हो। Why? I'll tell you now। मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था, it is because of surface tension that you can wash your clothes। तो होता क्या है, आप जो भी फैब्रिक यूज करते हो, कपड़ा, बेसिकली कपड़ा इज लाइक अ मेश, तो इट इज लाइक अ मेश स्ट्रक्चर, ये ऐसा मेश स्ट्रक्चर होता है, समथिंग लाइक दिस।
अब होता क्या है, हम उस कपड़े को दिन भर पहन के बाहर घूमते रहे तो उसमें डस्ट पार्टिकल स्टक हो जाएंगे, तो यू हैव डस्ट पार्टिकल्स विच आर स्टिक ओवर हियर, तो ये कपड़ा गंदा दिखने लगेगा ऑब्वियसली। फिर मैंने इसको सादे पानी में धोना शुरू किया, मतलब विदाउट एडिंग एनी डिटर्जेंट, एनी इम्प्योरिटी। तो होगा क्या, तो होगा ऐसा कि यहाँ पे जो है वाटर का लेयर बन जाएगा, वाटर का लेयर बन जाएगा। मैं वाटर के लेयर को दिखा रहा हूँ। So you will have something like this layer of water। मतलब ये जो mesh structure है, यहाँ पे जो mesh बना है, नेट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बना है यहाँ पे, यहाँ से पानी फ्लो हो ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन मतलब एक फिल्म बन जाता है, स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन बन जाता है, तो सादा पानी इस फैब्रिक से पास इजीली नहीं होता, इजीली पास नहीं होता। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये सादा पानी है, विदाउट इम्प्योरिटी है। अब जैसे जैसे मैंने डिटर्जेंट मिक्स करना चालू किया तो सरफेस टेंशन कम होगा, सरफेस टेंशन कम होगा मतलब you will start getting the film, surface film to be thinner and thinner and thinner, and there will come a stage जब आप sufficient amount से surface tension कम कर पाए, तो ये लिक्विड आया और ये पास हो गया, ये लिक्विड आया पास हो गया, कपड़े से पास हो गया। जब ये कपड़े से पास होगा तो क्या करेगा, तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स है वो डस्ट पार्टिकल्स को अपने साथ लेके जाएगा, तो इट विल रिमूव द डस्ट पार्टिकल, और आपके जो वॉशिंग मशीन का आउटलेट पाइप है वहां से गंदा पानी, डर्टी वाटर, यू कैन सी इट इज कमिंग आउट। तो व्हाट इज हैपनिंग, हमने डिटर्जेंट ऐड किया just to reduce surface tension of water so that water can pass through this mesh of fabric, और उसमें जो चिपके हुए डस्ट के पार्टिकल थे उसको भी वो साथ में लेके जाएगा, right? So even when you wash clothes you are implementing some physics there। So what you have learned so far, soluble impurities will increase surface tension, sparingly soluble impurities will decrease surface tension, then you have insoluble impurities जो मिक्स होते ही नहीं है, जो मिक्स होते ही नहीं है उसका सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको। यही सिंपल एग्जांपल है, हमारे पास वाटर के अंदर मट्टी, मट्टी लाइक स्टोन, मट्टी मतलब मैं डस्ट नहीं बोल रहा हूं, मैं स्टोन बोल रहा हूं। तो पहले क्या था, पहले ये था कि प्योर वाटर था, प्योर वाटर था मतलब सिर्फ कोहेसिव फोर्स। मान लेते हैं यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल है ए मॉलिक्यूल, ए मॉलिक्यूल के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स है क्योंकि प्योर वाटर है। अब साथ में यहाँ पे इम्प्योरिटी विच इज इनसोल्यूबल, मतलब ये पत्थर के टुकड़े हैं जो मिक्स हो ही नहीं रहे, तो अब क्या होगा, अब कोहेसिव के साथ साथ एडेसिव फोर्स लगने लगेगा, इसका मतलब कोहेसिव फोर्स का स्ट्रेंथ कम होगा, इसका मतलब सरफेस टेंशन कम होगा क्योंकि सरफेस टेंशन आता है कोहेसिव फोर्सेस से, राइट? तो when you have insoluble impurities added to water, surface tension decreases, so surface tension of water will decrease if you add insoluble impurities। so soluble impurities will increase surface tension, partially soluble will decrease, and completely insoluble will also decrease surface tension। what happens when I increase the temperature? देखो वापस वॉशिंग का ही एग्जांपल लेते हैं। जब आप नए कपड़े लाते हो स्पेशली कॉटन का, तो ऐसा उसके ऊपर लिखा होता है पहला वॉश कभी भी गर्म पानी से नहीं करना चाहिए। डू नॉट वॉश दिस फॉर द फर्स्ट टाइम विथ हॉट और वार्म वाटर।
क्यों? क्योंकि जब आप पानी को गर्म करोगे तो सरफेस टेंशन कम होता है। सरफेस टेंशन जब कम होता है तो वो मेश में से, मैंने अभी भी मेश बताया आपको, इस मेश में से इजीली पास होता है वाटर। तो जब नया फैब्रिक होता है तो वो कपड़े के कलर को भी साथ में लेके जाता है, ड्रेन करता है उसको। So in most liquids, as temperature increases, surface tension decreases. So that's why it is suggested new cotton fabric should be washed in cold water and not hot water, because cold water does not make a good contact. Okay, तो ये पता होना चाहिए, right? So most of the liquids, around 90% of liquids, 90% of liquids के केस में टेम्परेचर के साथ सरफेस टेंशन कम होगा. So increase in temperature will lead to decrease in surface tension for most of the liquids, but there are exceptions also. कुछ ऐसे लिक्विड है, एक्चुअली वो लिक्विड नहीं है, उसको लिक्विड बनाया गया है हीट से. तो जैसे कि मोल्टन कॉपर या फिर मोल्टन कैडमियम, इसमें उल्टा होता है. आप इसमें जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा. सो देयर आर सम एग्जांपल्स, रेयर एग्जांपल्स, जिसमें टेम्परेचर के साथ सरफेस टेंशन बढ़ता है. नॉर्मली फॉर liquids like water, surface tension decreases with increase in temperature, but for molten copper or molten cadmium, surface tension increases with increase in temperature. Okay, और जिस टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन 0 हो जाएगा उसको बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर. सो एट a particular value of temperature you will have 0 surface tension, and that will be called as critical temperature, right? So that's all you need to know for today. आपको इतना पता होना चाहिए, and more topics will go in the next session. So I'll stop for today.